जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल को देखा होगा, तो थंबनेल में हमने क्या बताया दोस्तों कि न्यूमेरिकल साइंस में या एएलपी में जितने भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी में हो, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल, वो सारे न्यूमेरिकल को दोस्तों हम सारे न्यूमेरिकल को नहीं दोस्तों, उनमें से जितने भी टाइप का है, हर एक टाइप का हमने दोस्तों एक एक क्वेश्चन लिया है। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया है। अगर आप दोस्तों एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का कर लेते हैं तो हर एक टाइप आपका कवर हो जाएगा। और रिवीजन के लिए दोस्तों आपका ये बेस्ट क्लास होने वाला है। इसमें से दोस्तों न्यूमेरिकल का हमारा क्या होगा कि 5 से 6 क्लास चलने वाला है न्यूमेरिकल का, जिसमें से दोस्तों आज हमारा ये 40 क्वेश्चन का लगभग 40 क्वेश्चन का पहला न्यूमेरिकल का सीरीज होगा ये दोस्तों हमारा, जिसमें दोस्तों हम न्यूमेरिकल को डिटेल से इतना बेसिक से करेंगे कि न्यूमेरिकल का आपका डर खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम कि आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखिए दोस्तों क्या लिखा हमने, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, यानी कि न्यूमेरिकल में फिजिक्स का जितने भी टॉपिक होगा सारे टॉपिक को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे और हर एक टाइप को भी दोस्तों कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल हमारा क्या है दोस्तों, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू वॉट। यानी कि दोस्तों हमारा जो ये यूनिट कन्वर्जन होता है, यानी कि चेंज करने का यूनिट, कि इसमें से इसमें चेंज करें, तो उसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा ये 1 किलो वॉट आवर यूनिट या मात्रक में कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस कन्वर्जन का दोस्तों आज हम क्लियर कर देते हैं, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 किलो वॉट आवर। तो वन वन मतलब क्या हो गया दोस्तों, वन, और किलो मतलब क्या होता है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जैसे कि 1 किलो, 1 किलो 2 किलो। तो 1 किलो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 3। क्या होता है, 10 के पावर 3। और वॉट हमारा क्या होता है दोस्तों, अगर वॉट की बात करें, यहाँ पे डब्ल्यू क्या दर्शाता है, वॉट को। अब वॉट हमारा कहाँ से आता है, तो वो वॉट हमारा जो है दोस्तों वो पावर का है। क्या है, पावर का यूनिट होता है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क को हम क्या लिखते हैं, जूल, और टाइम को क्या लिखते हैं, सेकेंड। तो पावर की जो एसआई मात्रक होता है वो वॉट भी होता है और जूल पर सेकेंड भी होता है। क्या होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है। तो यहाँ पे वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड, क्योंकि दोस्तों हमें किस में लाना है, जूल में हमें आंसर चाहिए। किसमें चाहिए, जूल में चाहिए। तो यहाँ पे वॉट को क्या करेंगे, हम जूल पर सेकेंड लिखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या है, आवर मतलब घंटा। तो पहले घंटे को दोस्तों हम मिनट में चेंज करेंगे, मिनट से फिर सेकंड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि 1 घंटा में कितने मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। कितने मिनट, 60 मिनट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस मिनट को फिर से सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो 10 की पावर 3 इंटू 60, और इस मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, फिर 60 इंटू सेकेंड। और ये दोस्तों ये जूल पर सेकंड को हम लास्ट में इधर ले जाएंगे इधर। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सारा का यूनिट हमारा चेंज हो गया, मिनट का सेकंड में चेंज हो गया और वॉट का जूल पर सेकंड में भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेकंड से सेकंड क्या हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कि गुना जब करेंगे तो 6 छक्के 36, 36 पर कितना जीरो, 2 जीरो बचने वाला है। फिर 10 की पावर ये 3, और अंत में क्या बचेगा, ये जूल इक्वल टू इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमारा ऑप्शन को अगर एक नजर डालें तो क्या दिया गया, 3.6, 3.6 यानी कि 3.6। तो 3.6 यानी कि दशमलव हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए 3.6। तो 3.6 जब लिखेंगे हम, तो यहाँ से 3 जीरो हमारा 10 के पावर 3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा इतना आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.6। जब आधार सेम हो तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। ये अलजेब्रा में दोस्तों मैथ में आप लोगों ने 8 या 9 क्लास में पढ़ा होगा। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, जूल, यानी कि 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू क्या हो गया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये हमारा दोस्तों इसका कन्वर्जन हो गया 1 किलो वॉट आवर का। तो यहाँ पे दोस्तों इतना हमें एग्जाम में डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है
तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस वैल्यू को याद रख लेना होगा कि 1 किलो वॉट आवर का जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब यहाँ पे दोस्तों पावर हमारा क्या प्लस में है और यहाँ पे 6 माइनस प्लस, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसको याद रखने का दोस्तों क्या फायदा है, हम ये अगली क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने क्या लिया है 5.5 किलो वॉट आवर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 5.5 किलो वॉट आवर का क्या मतलब है। अभी हमने क्या देखा 1 किलो वॉट आवर, तो एक इस वैल्यू को दोस्तों डायरेक्ट याद रख लेना है कि 1 किलो वॉट आवर बराबर जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस वैल्यू को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ना कि चेंज करेंगे। जब भूल जाए तब इसे अप्लाई कर लेना है, लेकिन जब याद हो तो डायरेक्ट अप्लाई हम करेंगे इसको। जैसे कि देखिए 5 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 5.5 इंटू इस किलो वॉट आवर को क्या लिख सकते हैं 1 किलो वॉट आवर लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक से किसी को मल्टीप्लाई या गुना कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस जगह अब हम क्या कर सकते हैं, ये 5.5 लिखेंगे और 1 किलो वॉट आवर की बात करें तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हमारा क्या इतना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस 5.5 और 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5.5 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30 के 0, फिर 6 पचे 30 और 3 33, फिर 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16। तो यहाँ पे 0 5 और 3 8, 6 3 9 और 1। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि दशमलव इतना, यानी कि 19 पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 19.80 इंटू 10⁶ जूल, 6 जूल। तो यहाँ पे दोस्तों अब डायरेक्ट बात करें तो ये 19.6 हमारा 19.80 किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया डायरेक्ट वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6.5 किलो वॉट आवर का वैल्यू का क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6.5 में इससे गुना कर देना है। 3.6 इंटू 10⁶ से गुना करेंगे, डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा। चाहे 7.8 किलो वॉट आवर पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, बस क्या करना है 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है या गुना कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब देखिए हमारा जितने भी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होने वाला है, यानी कि बाइलिंगुअल होने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों से हमारा क्वेश्चन होगा, जिसमें जो कंफर्ट है वो वैसे आंसर को दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने साइंस का फिजिक्स पूरा कंप्लीट करा चुका है, तो अब क्या कीजिएगा कि पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाने का ट्राई खुद कीजिएगा। बनाने के बाद आपको खुद, क्योंकि दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को फिजिक्स का पूरा देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सकता है। तो आप पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को फिर से वीडियो को देखिएगा पॉज करके। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक विशेष घर 5 दिनों में 100 यूनिट खपत करता है, यदि इसे जूल में परिवर्तित किया जाए तो ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा क्या होगी, तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा कि एक यूनिट जो ऊर्जा होता है, एक यूनिट जो हमारा ऊर्जा होता है वो 1 किलो वॉट आवर के बराबर होता है। एक यूनिट ऊर्जा जो हमारा होता है दोस्तों, ऊर्जा जो खपत होता है, यानी कि एक यूनिट की बात करें, एक यूनिट बात किया, इसका मतलब क्या है 1 किलो वॉट आवर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है 1 किलो वॉट आवर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा पहले एक यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू की बात करें तो कितना हो गया, एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट में हमारा कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल हमारा होता है। ये हम भली भांति जानते हैं, ये हम क्या जानते हैं दोस्तों, भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होने वाला है, ये 3.6 हो गया, लेकिन हमें क्या पूछा गया है 100 यूनिट का खपत पूछा गया है, 100 यूनिट खपत करता है।
यहाँ पे दिन वगैरह मायने नहीं रखता है, सिर्फ क्या पूछा गया है कि 100 यूनिट खपत करता है, कितने दिन में करता है। ये आगे हम क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो डिटेल से हम पढ़ेंगे, डिटेल से इसका न्यूमेरिकल हम बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ देखना है कि 100 यूनिट खपत के बारे में पूछा गया है, 100 यूनिट के खपत में, तो एक यूनिट में हमारा इतना जूल होता है। तो जब हम 100 यूनिट की बात करेंगे, 100 यूनिट की बात करेंगे तो 100 यूनिट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जूल हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶, और ये पावर की, और यहाँ पे दोस्तों ये 2 जीरो है, यानी कि 6 और 2 8, यानी कि 10⁸ जूल हो जाएगा। यानी कि 100 यूनिट ऊर्जा की खपत की बात करें तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁸ जूल, 8 जूल। यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा 3.6, यानी कि 2 ऑप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों वर्क पावर एनर्जी से दिया गया है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक से दिया गया है, जो दोस्तों हमारा एएलपी के 20/8/2018 को पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है तथा 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण है। A force of 20 Newton displaces an object 2 meter and does 20 joule of work. The angle between force and displacement is। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक वस्तु है। क्या है, एक वस्तु है जो कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, जमीन पर रखा गया है, जमीन पे रखा गया है, और इस पर दोस्तों एक बल लगाया गया है। एक बल से ये क्या, इस पर दोस्तों एक बल के द्वारा खींचा गया है। तो ये नॉर्मल बल, एक नॉर्मल होता है वो होता है, तो ये बल यानी कि लगाया गया है वो कितने न्यूटन का है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। जो फोर्स लगाया गया है 20 न्यूटन का लगाया गया है, और यहाँ से और ये वस्तु को दोस्तों 2 मीटर तक खींच के ले जाता है। वस्तु को 2 मीटर तक स्थापित करता है, खींच के ले जाता है, और खींच के ले जाने में इसको जो कार्य करता है 20 जूल का, यानी कि जो वर्क होता है कितने करता है, 20 जूल वर्क करता है। कितने करता है, 20 जूल का वर्क करता है, और फोर्स जो लगाता है वो 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितने का होता है, 2 मीटर का होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन, यानी कि ये जो एंगल लगेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल, और जो जिस एंगल पे फोर्स लगाया जा रहा है वो एंगल कितना होगा, किस एंगल पे होगा। तो देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा है पहले ही, कि जो वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये फॉर्मूला जनरली हम कब लेते हैं, ये फॉर्मूला हम जब लेते हैं जब कॉस थीटा का मान हमारा, यानी कि कॉस का वैल्यू 1 होता है, और कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 हमारा कब होगा दोस्तों, जब कॉस 0 का वैल्यू होगा, यानी कि वस्तु को सीधा खींचा जा रहा होगा, तब यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन वर्क का जो फॉर्मूला हमारा होता है एफ डी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू से हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। तो वर्क कितना लग रहा है, 20 जूल का लग रहा है। फोर्स हमारा कितना का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो रहा है कितना का हो रहा है, 2 मीटर का हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा cos थीटा का मान पूछा गया है, यानी कि ये थीटा का मान एंगल हमें पूछा गया है। ये एंगल कितने एंगल से वस्तु को खींचा जा रहा है, जो कि 2 मीटर वस्तु स्थापित किया गया और 20 न्यूटन का बल लगा है, जिसमें से 20 जूल का कार्य होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एंगल को निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम, इस जो भी ये है इसको बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर हम क्या ले सकते हैं, 20/20 गुना 2, यानी कि ये 20 से 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, क्या बचेगा, 1/2, 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखने का है, एक बात हम क्या जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या जानते हैं दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, ये cos 60 जब होता है तब हमारा क्या होता है, ये हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि 1/2 हमारा कब होता है, जब थीटा का मान हमारा 60 डिग्री हो, तो cos 60 बराबर हमारा 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है।
cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, जो एंगल हमारा होगा कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, एक कुली जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, यानी कि द्रव्यमान मास बराबर कितना दिया गया है, 12 केजी। क्या दिया गया, 12 केजी। जमीन से 1.5 मीटर, यानी कि हाइट बराबर क्या दिया गया है, 1.5 मीटर दिया गया है, अपने सिर के ऊपर उठाता है सामान पर, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें, कार्य की गणना करें, यानी कि वर्क बराबर हमें पूछा गया है। तो वर्क बराबर हम क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने दोस्तों क्यों कहें, तो हमारा वर्क क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी वर्क का फॉर्म है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी वर्क का फॉर्म है, और यानी कि दोस्तों हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी वर्क होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सारा का सारा हमारा क्या होता है, वर्क का फॉर्म होता है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो एसआई यूनिट भी हमारा जो होता है, चाहे एनर्जी की बात करें चाहे वर्क की बात करें, तो एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, mgh होता है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ mv² होता है। सब ये हमारा दोस्तों वर्क के केस में जब पूछा जाए तो सब ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्क हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमें क्या दिया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन के यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे दोस्तों। हमारा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मास को दिया गया है तो मास है, एच की बात करें तो एच भी दिया गया है, और जी का वैल्यू भी हमारा दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि वर्क बराबर हम क्या लेंगे यहाँ पे, mgh। वर्क बराबर हम क्या लेंगे, mgh। mgh तो m से हमारा क्या हो गया 12 केजी, और g हमारा कितना दिया गया 10, और हाइट हमारा कितना दिया गया 1.5। कितना दिया गया 1.5। अब जब हम दोस्तों इसे गुना करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा ये 12 क्या 120 इंटू 1.5। अब इस पॉइंट को नीचे हटाएंगे तो एक जीरो, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 12 और 15 को गुना करेंगे तो कितना आने वाला है, 12 और 15 को गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यानी कि 12 पचे 60 के जीरो, फिर 12 का 12 और 6 18, 18 यानी कि 180 जूल। कितना 180 जूल। तो ये वर्क हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 जूल। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य मान लें जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो होगा, यानी कि दोस्तों हमें क्या पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो कितना लगेगा। वो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया गया है। तो मास यानी कि द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1 केजी दिया गया है। और जो हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 मीटर का दिया गया है। हाइट कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। और जी बराबर कितना बोला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हाइट दिया यानी कि जी का वैल्यू दिया गया है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो जब हमारा वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें कौन सा एनर्जी लगता है, पोटेंशियल एनर्जी लगता है। कौन सा लगता है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी हो लगेगा वो वर्क के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, mgh। तो m से हमारा द्रव्यमान कितना हो गया 1 kg, और g का वैल्यू हमारा कितना दिया गया 9.8। जी का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों 9.8। और हाइट जो ऊंचाई दिया गया है वो कितना दिया गया है 10 मीटर। कितना दिया गया है 10 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 9 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, 98 जूल क्या हो जाएगा जूल। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा दोस्तों दो ऑप्शन दिया गया है, 98 यहाँ पे एक प्लस में दिया गया है और एक माइनस में दिया गया है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, अगर गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल लगाया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल लगाया जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों वस्तु को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आएगा। क्या होगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि माइनस का मतलब क्या दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था, जो वर्क कार्य जो हमारा होता है वो जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है। कार्य हमारा प्लस माइनस और प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है वर्क हमारा। तो वो डिपेंड, अगर फोर्स जिधर लग रहा है
उधर कार्य हमारा हुआ तो कार्य हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन जिधर हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत कार्य हो रहा है, इसका मतलब कार्य हमारा क्या हो रहा है, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो बल लगाया जा रहा है वो फोर्स के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। कार्य जो किया जा रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक यात्री द्वारा 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर किया गया कार्य। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई यात्री अगर कोई यात्री प्लेटफॉर्म पर या कहीं पे भी खड़ा हो, अगर सामान उठा के वो, अगर कोई यात्री है तो अगर सामान उठा के वो अपने सर पे रखता है तो वहां पे दोस्तों क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा जो कोण बनने वाला है एंगल, वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो वहां पे वर्क हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा फोर्स के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन एंगल यहाँ पे कितना लगेगा, 90 डिग्री का लगेगा। एंगल कितना का लगेगा, 90 डिग्री का। और cos 90 का मान जब हमारा दोस्तों cos 90 का मान लेंगे वो कितना होता है, 0 होता है। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो कार्य भी हमारा क्या होगा, शून्य होगा। कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। या तो दोस्तों इसको हम एक तरह से और देख सकते हैं, वर्क बराबर हमारा क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, सिर्फ क्या करता है, कोई जो पैसेंजर या तो कोई यात्री होता है वो सामान के उठा कर को क्या करता है, सर पे रखता है, लेकिन वो कहीं आता जाता नहीं है, जहीं का वहीं खड़ा है, यानी कि विस्थापित नहीं होता है। तो जब विस्थापित नहीं होता है तो उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 होगा। तो जब विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क बराबर फिर से क्या होगा, 0। तो यहाँ पे दो तरीका से इसको हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से क्षैतिज रूप से घूम रही है। इसकी गति को 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले ये हम डाटा को लिखते हैं। द्रव्यमान यानी कि मास बराबर कितना दिया गया है, 4 kg। और यहाँ पे दोस्तों वेलोसिटी दो ठो दिया गया है, यानी कि एक हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, 5 मीटर पर सेकंड। और एक दिया गया है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से क्या होता है, बढ़कर के वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बी हमारा फाइनल वेलोसिटी को दर्शाता है, और यू हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी को दर्शाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग, और ये अंतिम वेग को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा वर्क होगा एनर्जी के फॉर्म में, तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो कार्य भी हमारा क्या होगा, यानी कि कार्य कितना होगा ये पूछा गया है। तो वेलोसिटी को क्या करेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाफ हो गया, मास बराबर कितना दिया गया, 4 kg। तो यहाँ पे 4 लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया गया है, 10। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया, 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2 से 2 हमारा क्या होगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 100। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर तो करेंगे तो कितना बचेगा, -25। 25। अब 2 गुना, यानी कि 100 में 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 75। और 75 दूना कितना, 150, यानी कि 150 जूल। कितना, 150 जूल। तो वर्क जो यहाँ पे टोटल होगा कितना होगा, 150 जूल्स होगा। कितना हो, जूल होगा। तो 150 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर का ऑप्शन में दिया गया है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को विरामा अवस्था से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। यानी कि दोस्तों इसमें जो कार्य कर रहा है वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ ही जा रहा है, यानी कि वस्तु की तरफ ही जा रहा है। जी मतलब क्या दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण होता है। अब द्रव्यमान को देखिए दोस्तों, कितना दिया गया, द्रव्यमान जो मास है 0.1 kg दिया गया है। और विरामा अवस्था में, यानी कि एक गेंद को विरामा अवस्था में
विरामा अवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, यानी कि हाइट जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है, और जी बराबर कितना दिया गया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, वर्क बराबर हमारा जब हाइट पर डिपेंड करता है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा पर डिपेंड करेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। तो मास हमारा कितना दिया गया है, 0.1 kg, और जो g बराबर कितना दिया गया है, 9.8। और हाइट हमारा कितना दिया गया है, 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 मीटर से गुना करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो नीचे हमारा कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 18 19, 96। अब यहाँ पे 100 है, नीचे 100 है, 100 से भाग देंगे कितना होगा, 1.96, 1.96। यानी कि वर्क बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.96 जूल, 1.96 जूल। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा ये प्लस होगा या माइनस, तो देखिए क्या बोला गया है कि ये नीचे गिराया जा रहा है। क्या जा रहा है, गिराया जा रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के ये विपरीत नहीं जा रहा है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के साथ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के तरफ जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये प्लस में होगा। ये क्या होगा, प्लस में होगा, यानी कि 1.96 जूल प्लस में। तो प्लस में कौन सा दिया गया है, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। A porter lifts a load of 500 Newton over a distance of 100 meters. What is the work done by him? एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, किया गया कार्य क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसा कि यहाँ पूछा गया दोस्तों कि वर्क क्या होगा, तो वर्क बराबर क्या होता है हमारा, वर्क की यूनिट की अगर बात करें तो वर्क का यूनिट हमारा क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, या तो फिर न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, जूल होता है, या तो न्यूटन मीटर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो किस में दिया गया है, न्यूटन में दिया गया है, न्यूटन में दिया गया है, न्यूटन में दिया गया है। तो क्या हमारा वर्क कभी भी न्यूटन में आ सकता है क्या, न्यूटन तो हमारा ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं है वर्क का। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। अब दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया हमारा, सबसे पहले यहाँ पे 100 मीटर दिया गया है, डिस्टेंस जो दिया गया है 100 मीटर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट को, और फोर्स जो लगाया है कितने का लगाया है, 500 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। लेकिन फोर्स आने का दोस्तों कोई वस्तु को उठाता है, 500 न्यूटन का मतलब क्या है, एक वस्तु यानी कि 50 न्यूटन भार उठाता है, 50 न्यूटन का भार कोई वस्तु है उसको उठाता है। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति है, अब इसने क्या किया है, एक कोई सामान को अपने सर पे मान लेते हैं कि उठा के रखा है, उठा के ये सामान उठा के क्या करता है, 200 मीटर तक चलता है। कितने तक चलता है, 200 मीटर तक चलता है। लेकिन दोस्तों इस सामान और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग की बात करें तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का बन रहा है एंगल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब भी दोस्तों यहाँ पे बोला जाए, यानी कि कोई वस्तु भार उठाता है, भार उठाने की बात करता है, या या डायरेक्ट कहीं से क्लियर नहीं दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम समझ लेते हैं कि जो वस्तु को उठा के रखा गया है वो उसके सर पे रखा गया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में, वस्तु के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे वर्क बराबर अगर दोस्तों फोर्स बराबर देखा जाए तो कितना दिया गया है, 500 न्यूटन दिया गया है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 100 मीटर दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे एंगल दिया गया है वो 90 डिग्री का दिया गया है, और जब 90 वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 500, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जिसे कहते हैं इसको लिखते हैं, यानी कि कॉस 90 का मान हम क्या जानते हैं, जो कॉस 90 का मान होता है वो 0 के बराबर होता है।
cos 90 का ट्रिगोनोमेट्रियल फंक्शन में जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है। और जब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क यहाँ पे हमारा जो किया गया है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 जूल कह सकते हैं या 0 न्यूटन मीटर कह सकते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे वैसे भी आंसर आ गया। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कहने का मतलब क्या दोस्तों, नेगेटिव होगा। ऋणात्मक कहने का मतलब क्या दोस्तों, कार्य हमारा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने का हमने क्या देखा, तो अब हम यहाँ पे वर्क के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि देखिए वर्क बराबर हमारा फॉर्मूला क्या कितना होता है, एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम दोस्तों पहले जो एंगल दिया गया है हर एक एंगल पर हम लेके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमने क्या देखा था कि वर्क हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। यानी कि वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। अगर हम वर्क की बात करें दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी होगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि ऋणात्मक ऋणात्मक कार्य हमारा या वर्क हमारा नेगेटिव कौन से केस में आ सकता है, नेगेटिव कौन से केस में आ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम चाहे तो ऑप्शन से देख सकते हैं, या तो फिर हम दोस्तों चेक करते हैं इसको, पहले ऑप्शन के थ्रू से चेक करते हैं। एफ डी हो गया। और कॉस अगर हम 45 की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, कॉस 45। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम 45 को रखते हैं तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, एफ डी। और यहाँ पे कॉस 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। तो क्या हमारा ये जो वर्क आया नेगेटिव आया क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा पॉजिटिव में है। क्या है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे इसका अगर डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम हमारा अंक इस प्रकार से बनेगा। अंक जो वस्तु को उठा के लेके जा उठा के लेके जा रहा है दोस्तों, खींचा जा रहा है या लेके जा रहा है, वो इस प्रकार से कुछ लेके जा रहा है। अंक जो बल लग रहा है अंक यहाँ पे जो वस्तु है दोस्तों, इस पर बल जो लग रहा है वो 45 डिग्री के एलोंग लग रहा है। अंक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 के डिग्री के आसपास बन रहा है, तब ये हमारा ये पॉजिटिव में आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे डब्ल्यू एफ डी कॉस कितना वैल्यू रखना है, जीरो रखना है। तो कॉस अगर जीरो रखते हैं तो कॉस जीरो का मान हमारा कितना आएगा, कॉस जीरो का मान हम क्या देखिए, कॉस जीरो का मान जो हमारा होता है एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो अन की यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव में होगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वस्तु को खींचा जा रहा है, वस्तु को जो खींचा जा रहा है वो इसके डायरेक्ट खींचा जा रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग में जा रहा है, यानी कि इसके बीच में एंगल कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। इसमें 0 डिग्री का एंगल लग रहा है, तब हमारा क्या हो रहा है, कार्य पॉजिटिव हो रहा है। अब हम दोस्तों कॉस 90 का मान रख के देखते हैं। कॉस यानी कि वर्क बराबर हमारा क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे एवरी कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा का मान दोस्तों, हम थीटा का एंगल कितना लेना है, 90 डिग्री को लेंगे हम। अब 90 डिग्री जब लेंगे तो 90 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, कॉस 90 की बात करें तो 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि वर्क हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे एक अंतिम ऑप्शन बचा है, कौन सा, एफ डी कॉस थीटा। फॉर्मूला हो गया। अब इसकी जगह पर हम दोस्तों क्या ले सकते हैं, यानी कि एफ डी कॉस 180, कॉस 180 डिग्री।
180 डिग्री, और cos 180 का जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। cos 180 का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव में निकल के आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव में निकल के आएगा। तो ये वर्क डन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब दोस्तों, इसका अगर डायग्राम बनाए हम, तो यहाँ पे देखिए ये वस्तु के बीच में कितना लग रहा है, ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है ये ऊपर की ओर लग रहा है, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बन रहा है। और इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा एक वस्तु है, लेकिन वस्तु को हमें इस तरह से ले जाना था, तो फोर्स लगाना चाहिए था इधर, जो फोर्स लगाना चाहिए था इधर लगाना चाहिए था, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसके बीच में हमारा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री के केस में हमारा क्या होता है, वर्क हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि हमें वस्तु इधर से लेके जाना है, लेकिन वस्तु इधर जा रहा है, तो ये तो कार्य हमारा क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कार्य हमारा, या वर्क हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने चारों केस को डिस्कस कर लिया। लेकिन दोस्तों इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें एग्जाम सेंटर में, डायरेक्ट हमें सिर्फ याद रखना होगा कि जो जब 180 डिग्री जब भी कभी होगा, तो वर्क क्या होने वाला है, नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहन का वजन 50 किलोग्राम है और वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या है, मोहन की शक्ति क्या है। और जी बराबर कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। जब तक जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ना बोला जाए दोस्तों, तब तक हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, और ये क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए द्रव्यमान कितना दिया गया है, 40 किलोग्राम। कितना दिया गया है, 40 किलोग्राम, 40 केजी और किलोग्राम। टाइम जो दिया गया है एक सीढ़ी चढ़ने का, वो 10 सेकंड लगाता है एक सीढ़ी को चढ़ने में। और ये हाइट की बात करें तो एक सीढ़ी का हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर, कितना है। तो ये देखिए एक सीढ़ी का हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर। और टोटल सीढ़ियाँ कितना है, 50। टोटल सीढ़ियाँ कितना है, 50। तो हाइट की बात करें दोस्तों, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, और यहाँ पे 50, तो ये हमारा क्या आ गया मीटर में। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 50 दूना 100 यानी कि 7.5। हाइट जो हो जाएगा 7.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। अब हम दोस्तों यहाँ से क्या हमें दिख रहा है, जो फॉर्मूला हमारा किसके बारे क्या पूछा गया, शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो वर्क हमारा होता है हीट के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कार्य हमारा क्या है, एनर्जी का है एक फॉर्म है। तो हम कार्य की जगह पर एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, या कार्य का फॉर्मूला एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे लेकिन फॉर्मूला किससे संबंधित है, मास दिया गया है और हाइट दिया गया है। तो मास और हाइट हमारा किससे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी पर। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एम जी एच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर क्या रखेंगे, एम जी एच, और अपॉन टाइम, अपॉन क्या रखेंगे, टाइम। और मास हमारा कितना हो गया, 40 केजी। मास हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फोर्स यानी कि पावर बराबर हमारा फिर लिखेंगे नीचे यहाँ पे, और मास बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 40 केजी जो दिया गया है, 40 केजी इंटू जी बराबर कितना दिया गया है, 10। और हाइट हमारा कितना है, 7.5, 7.5। और टाइम हमारा दोस्तों कितना दिया गया है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर देंगे, अब इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे उसके बदले में क्या होगा, एक जीरो आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, फिर ये जीरो यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे कितना होगा, यानी कि 75 चौके, 75 चौके कितना हो जाएगा, 75 दोनों 150 यानी कि 300। कितना हो जाएगा, 75 गुना 4 पचे 20 के, 4 पचे 20 के जीरो, 4 7 28 और 2 30, यानी कि 300 वॉट क्या हो जाएगा, टोटल शक्ति
लगेगा। कितना शक्ति होगा? टोटल शक्ति यानी कि उसको 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ने में उसे 300 वाट का शक्ति का खपत होगा। 300 वाट का शक्ति का खपत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन के बल से 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या है? शक्ति की मात्रा क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, दिया क्या क्या गया है ये देखते हैं। फोर्स बराबर कितना दिया गया है? 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, और टाइम कितना दिया गया है? 4 मिनट। टाइम कितना दिया गया है? 4 मिनट। लेकिन दोस्तों टाइम को एसआई यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 को एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसको हम कितना से गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे, यानी कि टाइम जो हो जाएगा 6 चौके 24, 240 सेकेंड हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 240 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों जो विस्थापन की बात किया गया है या डिस्प्लेसमेंट का, वो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। कितने का होता है? 20 मीटर का। यानी कि कोई वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ से इसको यहाँ पे लेके गया, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है? वो 20 मीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 20 मीटर का डिस्टेंस है। और फोर्स हमारा क्या लग रहा है? डायरेक्ट खींच के ले जाया जा रहा है, तो वो 0 डिग्री के एंगल पे लेके जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट उसको खींच के जा रहा है। और तो यहाँ पे दोस्तों हमारा, हम क्या जानते हैं, जब हमारा पावर पूछा गया है, तो पावर हमारा क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या वर्क जो दिया गया है, एनर्जी के फॉर्म में दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, यानी कि वर्क हमें डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को लगाना होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा पावर क्या आ जाएगा, यानी कि फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है? 20 का डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम कितना है? 240 का टाइम है। टाइम कितना है? 240 का। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा ये कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 6 एका 6, 6 का 6, फिर यहाँ पे 4 से अगर काटते हो दोस्तों तो 25 चौके 100। तो पावर कितना हो जाएगा? 25 दूना 50। कितना आ जाएगा? 50। यानी कि जो टोटल शक्ति का खपत होगा वो कितना होगा? 50 वाट का होगा। कितना होगा? 50 वाट का होगा। तो 50 वाट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि 40 न्यूटन वजन वाली लड़की 20 सेकेंड तक 160 वाट की शक्ति से रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या कहा कि दोस्तों हर एक टाइप का, हर एक जितने भी टाइप बन सकता था उसका हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। तो इसमें पहले से क्या दिया गया है, यानी कि पावर को, शक्ति को पहले से दे दिया गया है 160 वाट। शक्ति को पहले से दे दिया गया है 160 वाट वाट। और जो फोर्स दिया गया है वो कितने का दिया गया है? 40 न्यूटन का। कितने का दिया गया है? 40 न्यूटन का। और टाइम की बात करें दोस्तों, टाइम कितना दिया गया है? 20 सेकेंड का। टाइम कितने का दिया गया है? 20 सेकेंड का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम दोस्तों देख सकते हैं कि क्या निकालने के लिए बोला है, यानी कि हाइट निकालने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? हाइट निकालने के लिए बोला गया है। तो हाइट हमारा यहाँ पे क्या होगा, यानी कि कितनी ऊंचाई तक लड़की चढ़ पाएगी? कितनी ऊंचाई तक लड़की चढ़ पाएगी? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाइट जब पूछा गया है तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जो वर्क बराबर हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या होता है हमारा? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, मास तो दिया नहीं गया है, मास नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है? 40 न्यूटन वजन। 40 न्यूटन वजन। तो ये 40 न्यूटन वजन का मतलब क्या होता है? भार होता है। कोई वस्तु को ऊपर अगर हम खींचते हैं तो वो हमारा क्या होता है? भार होता है। और भार या वेट की बात करें दोस्तों, तो वेट हमारा क्या होता है? mgh होता है। अगर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी, ग्रेविटी, अगर कोई वस्तु को ऊपर खींचा जा रहा है तो वो हमारा क्या होता है? डब्ल्यू होता है, वेट, यानी कि भार या तो वजन होता है। कितना होता है? भार या तो वजन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस mg बराबर या वर्क, यानी कि सॉरी, वेट बराबर, इसको दोस्तों यहाँ पे वेट, क्या वेट या तो वजन, वेट या तो वजन कितना दिया गया है? 40 न्यूटन दिया गया है। क्या दिया गया है? 40 न्यूटन दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो
फोर्स बराबर है, ये क्या है, भार के बराबर होगा। क्या होगा, भार के बराबर होगा। तो यहाँ पे 40 न्यूटन का हमारा भार लग रहा है, या तो वजन दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम दोस्तों अगर हमें क्या निकालना है, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये हमें निकालना है, कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये निकालना है। तो हमारा पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पोटेंशियल एनर्जी इनटू टाइम बटा टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, mgh अपॉन टाइम। और अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा पावर बराबर पहले से कितना दिया गया है, 160 वाट दे दिया गया है। और mg बराबर हमारा कितना है, mg बराबर हमने क्या देखा कि 40 न्यूटन टोटल, ये पूरे के पूरे जगह पर mg का मान दिया गया है। तो mg बराबर हम टोटल कितना लेंगे, 40 लेंगे। और हाइट हमें निकालना है, टाइम कितना है, 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। कितना का लग रहा है, 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम काटें तो 20 दूना 40, 20 दूना 40। अब ये दो क्या होगा, बराबर के उस पार चला जाएगा। तो हाइट बराबर हमारा क्या होगा, 160, और ये गुना में बराबर के उस पर जाएगा, क्या होगा, भागा होगा। यानी कि 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। यानी कि यहाँ पे दोस्तों 80 मीटर का हाइट चढ़ेगी वो लड़की। कितना हाइट चढ़ेगी, 80 मीटर का हाइट चढ़ेगी। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर हमारा वर्क यानी कि मास नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो फोर्स हमारा या वजन दिया गया है वो mg के क्या होगा, बराबर होगा। mg के क्या होगा, बराबर होगा। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति डैश होगी। औसत शक्ति का मतलब दोस्तों सिर्फ क्या है, शक्ति को निकालना है, पावर को निकालना है। क्या करना है, पावर को निकालना है। यानी कि पावर हमें क्या निकालना है, पावर को हमें निकालना है। और जो मास दिया गया है वो 80 केजी का दिया गया है, 80 केजी का दिया गया है। और हाइट की बात करें तो हाइट कितना दिया गया है, 40 मीटर का हाइट दिया गया है। और टाइम क्या है, कितना दिया गया दोस्तों, 50 सेकंड दिया गया है, 50 सेकंड दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पावर निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और हम वर्क को हम क्या जानते हैं दोस्तों, जितने भी एनर्जी का टाइप होता है वो सारे के सारे क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। तो वर्क हमारा यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मास दिया गया है और हाइट भी है। तो हाइट और जब मास दिया जाता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्योंकि हाइट जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा है हमारा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ऊर्जा अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो स्थितिज ऊर्जा की जगह पर हम क्या रखेंगे, mgh अपॉन टाइम। और m से हमारा मास कितना दिया गया है, 80 केजी। और g बराबर, जब दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, g बराबर यहाँ पे हमारा अगर पॉइंट में कहीं नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 लेंगे। g बराबर क्या करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑटोमेटिक से ले लेंगे, या तो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। g बराबर 9.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, या तो दोस्तों g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कभी देख लेना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर पॉइंट में आंसर नहीं दिया है या डेसिमल में नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट हम जी का वैल्यू 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट हमारा कितना है, हाइट 40 मीटर है, तो 40 मीटर हाइट हो जाएगा। अब देखिए टाइम बराबर कितना दिया गया है, 50 सेकेंड। टाइम बराबर 50 सेकेंड। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कटेगा, 5 से काटें तो 5 दूना 10, यानी कि 4 दूना 8, 8 अठी 64। कितना हो गया, 4 दूना 8 फिर 8 अठी 64, यानी कि पावर जो टोटल कितना हो जाएगा, 640 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा, 640 जूल पर सेकेंड। या तो दोस्तों जूल को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 640 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक घर में एक माह में 900 यानी कि 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है।
तो हम दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो 1 यूनिट ऊर्जा हमारा होता है किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि 1 यूनिट बराबर हमारा कितना होता है, इतना होता है। और हमें क्या निकालना है, इकाई में ऊर्जा निकालना है। जब 1 यूनिट का ऊर्जा इतना है और 1 माह का ऊर्जा कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, तो हमें कितना निकालना है, 1 यूनिट का 1 यूनिट ऊर्जा निकालना है। 1 यूनिट बराबर, या तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो 1 यूनिट हमारा होता है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है। बिजली की जो माप होता है दोस्तों वो यूनिट में माप होता है और किलोवाट आवर में। तो 1 यूनिट हमारा जो होता है 1 किलोवाट आवर होता है। और 1 किलोवाट बराबर हमारा 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कुल ऊर्जा खपत कितना है, कुल खपत ऊर्जा की अगर हम बात करें, कुल खपत ऊर्जा या टोटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 900 इंटू 10⁶ जूल दिया गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इकाई ऊर्जा चाहिए, यूनिट एनर्जी चाहिए। 1 यूनिट एनर्जी में कितना खपत होगा ये चाहिए, 1 यूनिट एनर्जी में कितना यानी कि कितना खपत होगा ये चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1 यूनिट को निकालने के लिए यानी कि 900 अपॉन यानी कि 900 इंटू 10⁶ जूल को क्या करेंगे, जो 1 यूनिट का हमारा मान होता है उससे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 10⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट के बदले ऊपर क्या करेंगे, हम एक जीरो ले जाएंगे। अब इसको काटते हैं दोस्तों, 9 चौके 36, 9 एका 9, 1000 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि 250, कितना हो जाएगा, 250। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना, 250 यानी कि 250 क्या होगा, खपत होगा, यूनिट खपत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 केजी भार वाली 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी, कौन सी राशि समान होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 2 ठो बॉल दिया गया है। एक क्या है, आयरन का बॉल है, एक क्या है, आयरन का बॉल है। और दूसरा क्या है, एल्युमिनियम का बॉल है। क्या है, आयरन का बॉल है और एल्युमिनियम का बॉल है। और आयरन की मास की बात करें तो कितना है ये, 8 केजी है। कितना है, 8 केजी है। और कहाँ से गिराया जाता है, जो हाइट है 20 मीटर से गिराया जाता है। कितना होता है, हाइट है 20 मीटर से गिराया जाता है। और इसका मास की बात करें एल्युमिनियम की, तो इसका मास कितना है, 3 केजी है। और इसका भी हाइट कितना है, 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर है, 20 मीटर है। अब जी की बात करें दोस्तों, जो जी हमारा है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात करें तो जी बराबर हमारा कितना होगा, 9.8। दोनों वस्तुओं के लिए क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों वस्तुओं के लिए होगा। जी का वैल्यू या तो जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और जी का वैल्यू इसके लिए भी क्या होगा, यानी कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिराया जा रहा है या ऊपर है, एक हाइट पर है, यानी कि अर्थ से हाइट पर है, तो उसका जी का वैल्यू क्या होने वाला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका फिक्स वैल्यू होता है। चाहे किसी का वस्तु का वजन ज़्यादा हो या कम हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर क्या होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि भूमि से इतना ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो यहीं से आंसर हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्लिक, कि जो राशि हमारा हमेशा समान होगा वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का समान होगा। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण जो होता है के कारण त्वरण जो होगा वो समान होगा। तो बी नंबर का यहाँ पे आंसर आप डायरेक्ट मार सकते हैं, आंसर त्वरण एक्सीलरेशन आंसर आप मार सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा है 20 मीटर तब भी। और जब 10 मीटर की हाइट हो जाएगा तब भी उस जी का मान क्या होगा, सेम ही होगा, उस जी का मान क्या होगा, सेम ही होगा। तो जी का मान यहाँ पे दोस्तों हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलेरेशन होता है वो हमेशा से हमेशा क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, बराबर होता है, कभी चेंज नहीं होता है। वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए
तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो देखिए दोस्तों, अगर मोमेंटम, संवेग का मतलब क्या बोला गया है, जो मोमेंटम हमारा होता है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम की बात करें या तो संवेग या तो मोमेंटम जो होगा हमारा दोस्तों, वो क्या होता है, एम भी होता है। क्या होता है, एम भी होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि इस p को ही क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो हमने दोस्तों एक डेरिवेशन करके बताया था एक्सपेरिमेंट के साथ कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और एम वी हमारा क्या है दोस्तों, मोमेंटम या तो संवेग होता है। लेकिन दोस्तों काइनेटिक एनर्जी पे यहाँ पे हमारा मोमेंटम को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो सुधार करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, नीचे हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और ऊपर एम से मल्टीप्लाई करेंगे। तब जो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला बन के आएगा, वो क्या बन करके आएगा, वो एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम अपॉन एम एम अपॉन, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, एम वी की जगह पर क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का हो गया एक फॉर्मूला मोमेंटम के अकॉर्डिंग। क्या हो गया, मोमेंटम के अकॉर्डिंग। अब क्या बोला गया है कि क्या संवेग तो को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि मोमेंटम को क्या कर दिया जाए, 3 गुना। मोमेंटम को क्या कर दिया जाए, 3 गुना, यानी कि पी को क्या करना है, 3 गुना। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या दोस्तों हमारा मान लेते हैं के ई है। तो अब काइनेटिक एनर्जी 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा तो देख लेंगे। तो चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज की कितना चेंज होगा, तो मोमेंटम को क्या करेंगे हम, 3 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 गुना। अब यहाँ पे 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 पी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि 9 हमारा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो निकल के आया फॉर्मूला से हट के निकल करके आया, और इस पूरे का हमारा क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 9, ये हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और इस पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को रख सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर जो होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी, जो नया काइनेटिक एनर्जी हुआ जब मोमेंटम को 3 गुना किया हमने, तो जो नया काइनेटिक एनर्जी हुआ कितना हुआ, 9 गुना हो रहा है अधिक। कितना हो रहा है, 9 गुना अधिक हो रहा है, यानी कि बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 9 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। अब 9 गुना बढ़ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन दिया गया दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन में, इट विल बिकम 9 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा पी स्क्वायर 2m था, अब जो हो गया क्या हो गया, ये 9 गुना हो गया। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद है, फॉर्मूला अगर आपको सिर्फ याद है, तो कुछ नहीं करना है, जितना जो वैल्यू दिया जाए, जैसे कि 3 गुना बोला है, तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर 4 गुना बोलता तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 टाइम्स बढ़ जाता, यानी कि 16 गुना बढ़ जाता। 5 गुना बोलता तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 गुना बढ़ जाता। तो ये स्क्वायर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी जो होगा मोमेंटम का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि मोमेंटम बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, n गुनी हो जाती है। तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो प्रारंभिक वेग है या इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, वो पहले वेलोसिटी कितना है, v दिया गया है, लेकिन बाद में वेलोसिटी को क्या किया गया, 2 गुना कर दिया गया। वेलोसिटी को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया कि कि पहले पहले क्या है हमारा दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी था, वो पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, पहले काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या था, मान लेते पहला काइनेटिक एनर्जी क्या है, k1 है, काइनेटिक एनर्जी 1। और ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। लेकिन जब वेलोसिटी को जब हम डबल करेंगे, वेलोसिटी को जब हम क्या किया जाता है, वेलोसिटी को देखिए, प्रारंभिक वेग को जब 2 गुना कर दिया जाए, कितना, 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना करने के बाद हमारा काइनेटिक एनर्जी
n टाइम्स हो जाता है, यानी कि 9 गुनी हो, यानी कि n गुनी हो जाता है। कितना हो जाता है? n गुनी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारा, जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो n हो जाएगा, यानी कि n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1 के इक्वल होगा। क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, यानी कि ये कंडीशन बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी 1 जो हमारा होगा, ये काइनेटिक एनर्जी 2 जब वेलोसिटी बढ़ाने के बाद n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये n का मान निकालना है। तो इस n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 हम यहाँ पे रखेंगे, और इस n का को यहाँ पे n ही रहने देते हैं, n को n ही रहने देते हैं, या तो इसको हटा देते हैं, n से कोई मतलब नहीं दोस्तों। अब इस काइनेटिक एनर्जी का मान हमारा कितना होगा? इस काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर है। लेकिन इस v की जगह पर हम क्या लेंगे? वेलोसिटी को दोगुना करेंगे। तो जब वेलोसिटी को दोगुना करेंगे, वेलोसिटी को जब दोगुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2v हो जाएगा और इस पे होल स्क्वायर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? हाफ, यानी कि हाफ और 2 दूना 4, 4 एम वी स्क्वायर, 4 एम वी स्क्वायर। अब ये 4 हमारा क्या होगा दोस्तों? बाहर निकल जाएगा। 4 हमारा क्या है? बाहर निकल जाएगा। तो इस 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हमारा बच जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा। अब इस हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हम क्या मान चुके पहले? काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1। तो ये 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी जो होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर होगा। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हमारा क्या आ गया? 4, यानी कि 4, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा टर्म आता है, जो फॉर्मूला से बाहर, हमारा जो मेन कंपोनेंट जो जैसे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर से हमारा एक्स्ट्रा जो आया तो वो फॉर्मूला का हिस्सा नहीं है। तो जो फॉर्मूला का हिस्सा नहीं होता है वो उतना ही गुना या उतना ही टाइम्स बढ़ जाता है, उतना ही टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि 4 टाइम्स, कितना? 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पहले जितना था उससे 4 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा, नया रेखीय संवेग होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि पहले से बता दिया गया कि इतना गुना बढ़ जाएगा, इतना गुना बढ़ जाएगा। तो जब अगर दोस्तों ऐसा कंडीशन देखिए, तो देखिए पहले हम फॉर्मूला को लिखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। या तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें हमारा यहाँ पे किस में बोला गया है? संवेग के रूप में, यानी कि मोमेंटम के रूप में, मोमेंटम के रूप में या संवेग के रूप में बोला गया है। तो संवेग के रूप में अभी हमने फॉर्मूला को क्या ड्राइव किया था? पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी को स्क्वायर करेंगे, यानी कि वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी 2 गुना होगा। मोमेंटम को दो गुना, यानी कि मोमेंटम को 2 गुना करेंगे तभी काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा? 4 गुना होगा। यानी कि वेलोसिटी को अगर 2 गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है, और मोमेंटम को अगर 4 गुना करेंगे, सॉरी 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, और मोमेंटम को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना होगा। यानी कि जो भी होगा इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है? यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहले कितना है? इतना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पहले बोला गया है कि 256 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जो पहले का काइनेटिक एनर्जी है, जैसे कि पहला काइनेटिक एनर्जी के ही है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं ये के, यानी कि 2 मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 या तो 1 कुछ भी मान लेते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है? बढ़ा हुआ है, लेकिन कितना बढ़ा है? 256 गुना बढ़ा हो गया है, बढ़ गया है, 256 गुना बढ़ गया है। तो संवेग में हमारा क्या प्रभाव पड़ा होगा? यानी कि संवेग में कितना परिवर्तन किया गया होगा तब जाके काइनेटिक एनर्जी हमारा 56 गुना, यानी कि 256 गुना बढ़ गया। तो देखिए दोस्तों, अगर जब भी काइनेटिक एनर्जी या के बाहर यहाँ पे दिया गया हो तो ये जो टर्म होता है वो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो 256 है वो किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। तो जो 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि हमने क्या देखा कि वेलोसिटी को 2 गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होता है। अगर वेलोसिटी को हम 16 गुना करेंगे
वेलोसिटी को 16 गुना करेंगे या मोमेंटम को 16 गुना करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, 256 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का या गतिज ऊर्जा का कितना होगा, 256 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि ये अगर हम बात करें किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हमारा किस में चाहिए, मोमेंटम के अनुसार दिया है, तो यहाँ पे मोमेंटम के अनुसार ही लेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्क्वायर यहाँ पे भी, स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका मतलब हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कि मोमेंटम को ही 16 गुना किया गया है, किसको, मोमेंटम को 16 गुना किया गया है, तब जाके वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 256 गुना हुआ है। तो ये दोस्तों रिवर्स जाके सोचना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, रिवर्स जाके सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे 16 गुना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मोमेंटम को अगर 16 गुना बढ़ाया गया होगा, तब जाके काइनेटिक एनर्जी 256 गुना हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मोमेंटम ना दे करके वेलोसिटी भी देता या वेग देता, तब भी काइनेटिक एनर्जी को यानी कि 16 गुना, यानी कि वेलोसिटी को तब 16 गुना बढ़ाया गया होता, तब भी काइनेटिक एनर्जी 256 गुना बढ़ जाता। यानी कि मोमेंटम को बढ़ाएं तब भी स्क्वायर के बराबर होगा, और काइनेटिक वेलोसिटी को बढ़ाएं तब भी काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के बराबर उतना टाइम्स बढ़ जाता है। एम वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, अगर मास की बात करें तो पहले से मास m है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, v ही है। वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित करके इसमें गतिज ऊर्जा k है, और काइनेटिक एनर्जी जो दिया गया है वो क्या है, k है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, k है। अब इसका वेग दोगुना कर दिया जाए, यानी कि देखिए दोस्तों, पहले वेलोसिटी कितना था हमारा, v था, लेकिन अब वेलोसिटी को क्या कर दिया गया है, दो गुना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, दो गुना कर दिया गया है। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए, पहले गतिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन इस गतिज ऊर्जा का पहले बोल दिया गया है कि गतिज ऊर्जा जो है वो क्या है, k है। तो इसकी जगह पर हम क्या लेंगे, गतिज ऊर्जा k लेंगे। गतिज ऊर्जा क्या लिया हमने, k लिया, हाफ mv स्क्वायर। क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, अब क्या बोला गया दोस्तों, कि गतिज ऊर्जा को क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए। ये जो गतिज ऊर्जा है, ये जो गतिज ऊर्जा है उसको क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारा k1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k1 हो जाएगा। कितना, k1 हो जाएगा। तो k1 बराबर हमारा क्या होगा, यानी कि m और v को क्या करना है, दो गुना करेंगे। तो v को जब दो गुना करेंगे तब काइनेटिक एनर्जी हमारा चेंज होकर के k से क्या हो गया, मान लेते हैं k1 हो गया। क्या हो गया, k1 हो गया। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, तो हमने क्या बताया पहले दोस्तों, कि जब भी वेलोसिटी को दो गुना किया जाए तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर होकर के वो प्रोडक्ट चार गुना बनता है। क्या होता है, चार गुना बनता है। तो दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना, चार एम भी, चार एम भी का स्क्वायर, ये भी के साथ तो स्क्वायर लगा ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर तो कहीं जाएगा नहीं। तो ये क्या है, फोर हमारा बाहर निकल कर के आएगा, फोर बाहर निकल के आया, और हाफ एम बी स्क्वायर, फिर हमारा कौन सा बेस फॉर्मूला आ गया, ये हाफ एम बी स्क्वायर। कितना, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, इस फोर, यानी कि फोर लिखेंगे इसको, और इस पूरे जगह पर हम ये क्या के लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे के लिख दिया हमने। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हुआ, कितना बढ़ गया, फोर के हो जाएगा। पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, के था, लेकिन अब जो काइनेटिक एनर्जी को क्या किया हमने, वेलोसिटी को जैसे ही दो गुना किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ के चार गुना हो गया। कितना हो गया, चार गुना हो गया, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगा। तो सी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज से गति करेगी, कौन सी गेंद तेज से गति करेगी। तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा दोनों की क्या बोला गया है,
सेम है, गतिज ऊर्जा क्या है, दोनों का सेम है, दो बॉडी है। पहले यहाँ पे देखिए, पहले हम ये करते हैं दोस्तों, पहले आयरन वहाँ पे 5 kg वाले का लेते हैं और फिर क्या लेंगे, यहाँ पे 10 kg वाले का लेंगे, 10 kg वाले का लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया कि गतिज ऊर्जा समान होगी तो संभावनाएं गेंद गति करेगी, यानी कि पूछा गया कि वेग जो होगा किसका अधिक होगा, वेलोसिटी या वेग जो है दोनों में से किसका अधिक होगा, ये पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए दोनों का क्या है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है, दोनों गेंद का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो यहाँ पे हाफ mv² बराबर हाफ mv²। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, दोनों तरफ ये mv² है, mv² ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे m बराबर हमारा कितना हो गया, 5 kg। और यहाँ पे वेलोसिटी को मान लेते हैं v1 का स्क्वायर और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं m बराबर 10 रखेंगे और वेलोसिटी इसका क्या होगा, v2 का स्क्वायर। क्या होगा, v2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ही हमें अंतर करना है दोस्तों, दोनों में वेलोसिटी का ही अंतर होगा। जब गतिज ऊर्जा सेम है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी इन दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, तभी कोई तेज चलेगा और कोई कम तेज चलेगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं, 5 का 5, 5 दूना 10 काट सकते हैं। अब इस v2 को बराबर किस पर लिया था, यानी कि v1 का स्क्वायर और ये v2 का स्क्वायर बराबर 2/1, क्या हो जाएगा 2/1। अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों का स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे दोस्तों v1/v2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है। अब स्क्वायर ये बराबर के उस पार चला जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो v1/v2 बराबर ये क्या होगा, √2 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। तो v1/v2 और √2 का वैल्यू दोस्तों भली भांति आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1.414 होता है और ये 1 है, यानी कि ये v1 के सामने वेलोसिटी जो v1 का वेलोसिटी हो जाएगा और ये v2 के सामने v2 का वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि देखिए ये 1.4 जो है 414 है, ये 1 से अधिक है, 1 से ज़्यादा है, 1 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, v1 जो है हमारा v2 से क्या है, बड़ा है। v1 जो है हमारा v2 से क्या है, बड़ा है, v2 से क्या है, बड़ा है। यानी कि v1 जो है हमारा v2 से बड़ा है और v1 किसकी वेलोसिटी है, 5 kg वाले की वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, 5 kg वाले की वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया कि कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5 kg बॉल इज मूविंग फास्टर, बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारा किसका है, 5, v1 किसका वेलोसिटी हमने माना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस at, क्या होता है, u प्लस at। जब ये हॉरिजेंटली कब कोई वस्तु को फेंका जाता है तब ये लीनियर इक्वेशन होता है, लेकिन जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो v इक्वल टू u प्लस gt। तो इस एक जगह पर क्या लेंगे, g लेंगे, क्या लेंगे, g लेंगे। लेकिन दोस्तों ये g प्लस में कब लेंगे, जब गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग चलेगा, गुरुत्वाकर्षण के अलोंग चलेगा, उसके साथ। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का काम क्या है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में पाया जाता है तो हर एक वस्तु को क्या करता है, नीचे खींचता है, हर एक वस्तु को नीचे खींचता है। और कोई वस्तु को अगर नीचे गिराया जा रहा है तो उसमें हमारा प्लस, यानी कि जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा बल नहीं लगेगा, ज्यादा क्या होगा, बल नहीं लगेगा, तो आराम से वो नीचे आएगा। लेकिन वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट फेंकेंगे, उसके विपरीत फेंकेंगे, तो उसके विपरीत जब हम फेंकेंगे, उसके विपरीत जब फेंकेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस की जगह पर क्या लेंगे, माइनस को लेंगे, क्या लेंगे, माइनस को लेंगे, क्या करेंगे, माइनस को लेंगे। अब यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, जहां से कोई वस्तु शुरू होती है या जहां से फेंकी जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है। और v बराबर हमारा यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, यानी कि जहां तक अंतिम वेग, जहां तक ये वस्तु को जाना होता है, जहां तक जाना होता है वहां पे इसका वेग या वेलोसिटी कितना होता है। तो जब कहीं अंतिम वेग की बात करें दोस्तों तो 2 सेकंड के बाद इसमें क्या पूछा गया कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वस्तु यानी कि फाइनल में जाके क्या क्या हुआ होगा, रुक गया होगा,
फाइनल में जब ऊपर जब फेंकेंगे वस्तु को दोस्तों, तो जब तक हम उसको उसके प्रक्षेप्य गति या इसके वेलोसिटी से ना फेंकेंगे, इसके वेलोसिटी से जब तक कोई वस्तु को ना फेंका जाए, तब तक वो वस्तु ऊपर जाता ही रहेगा, नहीं जाएगा। यानी कि इसके वेलोसिटी कितना होता है दोस्तों, 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड था इसके वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी से जब तक कोई वस्तु को ना फेंका जाए, तब तक कोई वस्तु ऊपर जाता नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं वस्तु को रुकना पड़ेगा। तो जैसे रुक जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम दोस्तों एक, तो यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। या तो दोस्तों इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए u बराबर हमारा कितना है, 20 इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, माइनस माइनस g बराबर कितना है, 10 लेना है, 10 ले लिया। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। तब भी हमारा यहाँ से फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 10 दूना 20 और 10 दूना 20, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा तब भी कितना आया, 0 मीटर पर सेकेंड आया। कितना आया, 0 मीटर पर सेकेंड आया, 0 मीटर पर सेकेंड आया। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ओ सॉरी, 0 मीटर पर सेकेंड आया। तो अब क्या बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा 2 सेकंड के बाद कितना होगा, 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी हमारा कितना हो जा रहा है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या निकालना है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ निकालने के लिए हम मास बराबर हमारा कितना है, 2 kg है, मास बराबर कितना है, 2 kg। और वेलोसिटी हमारा दोस्तों कितना हो जा रहा है, 0। वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। तो जब वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, तो पूरा का टर्म को क्या करेगा, इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। जब पूरे टर्म को 0 करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 0 जूल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें, निहित ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई पर बोला गया है, तो हाइट हमारा जब भी होगा, तब क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, या तो इसे हम क्या जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। हाइट हमारा जब भी होगा, तभी वो हमारा क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, mgh होता है। और मास हमारा कितना दिया गया है, 11 kg का दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 11, और g बराबर कितना दिया गया है, 9.8। और हाइट की बात करें, हाइट कितना है दोस्तों, 5 है। हाइट कितना है, ऊंचाई 5 मीटर दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे डायरेक्ट। क्या करते हैं, गुना, यानी कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 0, नीचे कितना आएगा, 1 0। अब इस 5 को काटेंगे तो 5 दूना 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब 2 से काटेंगे कितना, 2 चौके 8, 2 नवा 18, यानी कि 11 गुना 49, 11 गुना 49। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर देखें तो 11 से गुना करेंगे 9 को, यानी कि इकाई अंक को देखिए दोस्तों, 9 एका 9, और इकाई अंक में एक ही हमारा 9 दिया गया है ए में। तो ए नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 539 जूल जो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि निहित ऊर्जा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगा। तो उसमें सबसे पहली बात, हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और टोटल ऊर्जा जो होगा वो कितना होगा, वो 539 जूल होगा। आज हम दोस्तों 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। आज 25 क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल का हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। लेकिन दोस्तों ये इसमें 40 क्वेश्चन के आसपास लगभग है। पूरे जब क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तब मैं इसका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और ये डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
क्योंकि वहाँ से आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, रिवीजन करने के लिए न्यूमेरिकल का मैं जो पीडीएफ दूंगा उससे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डाटा इधर उधर थोड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे फिक्स रहेगा। तो अगर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहेगा और आप आराम से अपनी लाइफ में एक रेलवे में एक जॉब फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।